कल्पना कीजिए कि आप बाहर खड़े हैं। एक भयंकर तूफानी रात है, मूसलाधार बारिश हो रही है और सब कुछ पानी से बिल्कुल भीगा हुआ है। लेकिन तभी तभी आपकी नाक में एक बेहद तेज गंध आती है, किसी मांस के जलने की गंध। अरे बाप रे, इतनी बारिश में जलने की गंध? बिल्कुल, मतलब आपकी आंखें देख रही हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन आपकी सूंघने की क्षमता कह रही है कि आसपास कुछ जल रहा है। जब हमारी इंद्रियां आपस में ही इस तरह का युद्ध करने लगती है ना, तब असल खौफ पैदा होता है। हाँ, ये बहुत ही डरावना परिदृश्य है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी तरह के एक अनुभव का विश्लेषण करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो स्पूकी एनिमेशन हिंदी यूट्यूब चैनल से ली गई एक कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है। इसका शीर्षक है तूफानी बरसात की रात। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इस कहानी की घटनाओं को जानना नहीं है ना? सही कहा। हम ये समझना चाहते हैं कि एक बेहतरीन हॉरर नैरेटिव काम कैसे करता है। मतलब कैसे लेखक ने मौसम, अकेलेपन और मानवीय इंद्रियों, खासकर गंध और दृश्य का उपयोग करके डर का ये पूरा माहौल बनाया है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत रोचक होगा कि हमारा दिमाग डर को कैसे प्रोसेस करता है। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान और खौफ का बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्थिति की तुलना कुछ ऐसे कीजिए जैसे कोई अनजान सड़क पर गाड़ी चला रहा हो, रात का समय हो और अचानक फोन की बैटरी खत्म हो जाए। सबसे बुरा सपना। हाँ, और तभी एक ऐसा व्यक्ति मदद के लिए आ जाए जो बिल्कुल भी स्वाभाविक न लगे, मतलब वो अजीब सा बर्ताव कर रहा हो। तो ऐसे में हम अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं या खतरे के साफ संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सर्वाइवल और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा द्वंद्व है। इस कहानी की शुरुआत ही उस बिंदु से होती है जहां इंसान का अपनी परिस्थितियों पर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाता है। मुख्य पात्र जो है रघु। हाँ, रघु जो साइकिल से जा रहा था। बिल्कुल, वो कुसुमपुर जा रहा है। अचानक आसमान राख के रंग का हो जाता है और एक भयंकर तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। वो रास्ता भटक जाता है। ये जो रास्ता भटकना है ना, ये केवल भौतिक रूप से खो जाना नहीं है। तुम मनोवैज्ञानिक रूप से इसका क्या मतलब है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब हम अपना रास्ता खोते हैं तो हमारा दिमाग एक प्रिडिक्टिव इंजन यानी भविष्यवाणी करने वाले यंत्र की तरह काम करना बंद कर देता है। अच्छा। हाँ, आम जीवन में हमारा दिमाग हमेशा ये अनुमान लगाता रहता है कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन एक अनजान जगह पर भयंकर तूफान के बीच वो प्रिडिक्टिव इंजन फेल हो जाता है। और ठीक इसी प्रिडिक्टिव इंजन के फेल होने वाले पल में उससे उस धुंधले अंधेरे में एक आदमी नजर आता है, रतन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ बिल्कुल। रतन उसे पास ही एक गांव के पेड़ के नीचे बनी अपनी चाय की दुकान पर ले जाता है। अब यहां से कहानी में वो अजीब सी कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंगति शुरू हो जाती है। गंध वाली बात। हाँ, जैसे ही रतन रघु के पास आता है, रघु को भीगी हवा में किसी जली हुई चीज की गंध आती है। और इतना ही नहीं, जब वो झोपड़ी में पहुंचता है तो बाहर भयंकर तूफान होने के बावजूद झोपड़ी में रखी हैरिकेन यानी लालटेन की लौ बिल्कुल स्थिर होती है। जरा भी नहीं हिल रही होती। एकदम नहीं। और रतन इतनी सुनसान जगह पे बहुत जल्दी चाय भी बना कर ले आता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लेखक ने डर पैदा करने के लिए विरोधाभासों का इस्तेमाल किया है। हमारा दिमाग डेटा के आधार पर वास्तविकता तय करता है। जब आंखें देखती हैं कि लालटेन की लौ पूरी तरह स्थिर है, लेकिन शरीर महसूस कर रहा है कि बाहर तो तूफान है। बिल्कुल, तो ये दोनों जानकारियां एक दूसरे को काटती हैं। यह अवचेतन मन को चेतावनी देने का क्लासिक तरीका है। यह एक आदिम डर पैदा करता है। मैं इस बिंदु पे थोड़ा रुकना चाहूंगा और थोड़ा उल्टा सोचना चाहूंगा। हाँ बताइए। कहानी में बताया गया है कि रघु के बैग में बहुत सारे पैसे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। वो डरा हुआ है। हाँ, उसे अपने पैसों की चिंता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि रघु केवल अपने पैसों के बैग को लेकर इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे हर चीज में एक साजिश नजर आ रही थी? मेरा मतलब है, क्या इंसान अपने ही लालच और घबराहट में खतरे के झूठे संकेत देखने लगता है? ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही शानदार है। मनोविज्ञान में इसे हाइपर विजिलेंस या अति सतर्कता की स्थिति कहा जाता है। हाइपर विजिलेंस? हाँ, जब कोई व्यक्ति तीव्र डर में होता है, विशेषकर जब उसे किसी कीमती चीज के छिन जाने का भय हो, तो दिमाग का वो हिस्सा जो खतरों को पहचानता है, एमिगडाला, वो पूरी तरह से ओवरड्राइव में चला जाता है। अच्छा, तो वो हर सामान्य चीज को भी खतरे की तरह देखने लगता है। बिल्कुल। रतन का चाय लाना रघु को बहुत संदिग्ध लगता है,
ये बहुत मुमकिन है कि रघु का अपना लालच और डर एक ऐसा दबाव बना रहा था जिसने उसे उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब उसका अपना ही डर उसे फंसा रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि रघु ने शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था, शायद पैसों की वजह से रुकने को मजबूर था, तो अब रात गहराने के साथ वो अनदेखा डर एक भयानक वास्तविकता में बदल जाता है। हाँ, वो झूमर वाला हिस्सा, जब रतन की पत्नी झूमर रघु के लिए पान लेकर आती है, वहां फिर से इंद्रियों का खेल होता है। गंध फिर से बदल जाती है। हाँ, जलीवी गंध की जगह अब रघु को कच्चे खून की गंध आती है। और फिर हवा के झोंके से झूमर की ओढ़नी हटती है और रघु क्या देखता है? उसके गले पर खून की एक पतली धार। बाप रे! और वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इस कहानी में डर केवल भूतों का नहीं है। तंत्रिका विज्ञान के अनुसार कच्चे खून की गंध विकासवादी रूप से मौत का संकेत है। और इसके साथ ही जो ध्वनि का उपयोग किया गया है, हाँ, वो रात की आवाजें, झिंगुरों की आवाज, भूखे सियार का चीखना, और उस गांव के पेड़ पर बैठे काले उल्लू की डरावनी आवाजें, लोक कथाओं में ये मृत्यु के प्रतीक हैं। ये सब मिलकर रघु के दिमाग को तोड़ रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि वो अब शिकार बन चुका है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब रघु ने खून से सनी झूमर को देखा तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थे? भाग जाना या चीखना, है ना? फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, बिल्कुल। लेकिन वो भागता नहीं है, वो एक मशीन की तरह पान मुंह में डाल लेता है। ये किसी इंसान की प्रतिक्रिया नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे अत्यधिक डर ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया हो। बिल्कुल सही। जीव विज्ञान में इसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहा जाता है। उसका सिस्टम क्रैश हो चुका था, वो उस दृश्य को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। और ये फ्रीज की स्थिति तब टूटती है जब वो आधी रात को चीख सुनकर उठता है। हाँ, वो फांसी वाला दृश्य। एक हाथ की दूरी पर एक आदमी फांसी के फंदे पर झूल रहा है, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। और जब रघु बदहवास होकर बाहर भागता है तो रतन बाहर बांस के मचान पर बड़ी शांति से बैठा है। और रतन इसे सिर्फ एक बुरा सपना बता देता है। रतन की वो शांति असल में उस तूफान से भी ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल। और यहीं से हम कहानी के भीतर की कहानी में प्रवेश करते हैं। रतन जो अतीत का काला सच बताता है। हाँ, रतन 3 साल पुरानी एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि एक चाय वाले ने एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी की थी, जिसे लोग गोबर में कमल का फूल कहते थे। सही कहा। और उसी चाय की दुकान पर शंकर नाम का एक आदमी रोज आता था और उस लड़की को घूरता रहता था। फिर एक दिन चाय वाला बाजार गया, तूफान की वजह से जल्दी लौट आया। और उसने खिड़की से देखा कि शंकर और उसकी पत्नी बिस्तर पर थे। हाँ, और हंस रहे थे। ये धोखा उस भयानक प्रतिशोध की नींव रखता है। उस पति ने अपनी पत्नी की गर्दन एक तेज धार वाली चीज से काट दी। और यहीं से वे सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। यही वजह थी कि झूमर की गर्दन कटी थी और कच्चे खून की गंध आ रही थी। बिल्कुल। फिर पति ने शंकर को घसीटा और बांस की छत से रस्सी खींचकर फांसी पर लटका दिया। वही दृश्य जो रघु ने रात में देखा था। एकदम वही। और अंत में उस पति ने जलती हुई लालटेन पत्नी के शव पर फेंक दी। खुद भी झोपड़ी के साथ जलकर मर गया। यही जलने की गंध और उस स्थिर लौ का रहस्य था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? पैरानॉर्मल थ्योरी में से रेसिडुअल हंटिंग या अवशिष्ट भूतिया घटना कहा जाता है। क्या भूत लोगों को डराना चाहते हैं या वे सिर्फ अपने ही दर्दनाक अतीत के लूप में फंसे हुए हैं? एक रिकॉर्डिंग की तरह। हाँ, जब किसी जगह पर अत्यधिक भावनाओं जैसे हिंसा या दर्द का विस्फोट होता है तो वो घटना वहां की हवा में दर्ज हो जाती है। रघु के साथ जो कुछ हुआ वो उसी अतीत के अपराध का बार बार दोहराया जाना था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल एक पुरानी ऑडियो कैसेट की तरह है जो अटक गई है और एक ही भयानक 5 मिनट के हिस्से को बार बार प्ले कर रही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या रतन ये कहानी सुनाकर अपने किए गए कत्ल को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था? ये बहुत संभव है। वो अपनी ही बनाई हुई नर्क की स्थिति में फंसा हुआ है। वो बार बार अपना अपराध सुनाकर खुद को सही साबित करना चाहता है। बाप रे, रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये। खैर, अतीत का सच सामने आने के बाद कहानी में सुबह होती है। एक राहत भरी सुबह। हाँ, ऐसा लगता है रतन कोई जवाब नहीं देता, वो चुप बैठा रहता है। रघु अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो जान बची। लेकिन हॉरर शैली में ये राहत एक बहुत बड़ा धोखा होती है। बिल्कुल धोखा थी, क्योंकि रघु पैसों का बैग वहीं भूल जाता है। जब वो वापस लौटता है
तो वहां कोई झोपड़ी नहीं है। सिर्फ एक अजला ढांचा है। हाँ, और तभी तभी तेज हवा से ओढ़नी उड़कर आती है। फिर से वही कच्चे खून की गंध हवा में फैल जाती है। दिन के उजाले में एक औरत कहती है, मैं झूमर। और रघु खून से सना चेहरा देखकर होश खो बैठता है। ये अंत सारी घटनाओं को एक पूर्ण चक्र यानी फुल सर्कल में ला देता है। रात में जो भी हुआ वो कोई भ्रम नहीं था, वो एक भयानक हकीकत थी जो अब दिन के उजाले में भी उसका पीछा कर रही थी। हाँ, और मुझे इस समय जो बात सबसे ज्यादा झकझोर रही है वो है वो पैसों का बैग। उसका लालच। बिल्कुल। हम अंत में सुनने वालों के लिए ये एक गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर रघु वो पैसों का बैग वहां नहीं भूलता तो शायद वो बचकर निकल जाता। वो आराम से कुसुमपुर पहुंच जाता। बिल्कुल। वो बैग उसकी भौतिक दुनिया से आसक्ति का प्रतीक था। पूरी रात वो उसी डर में था कि पैसे न छिन जाएं। और उसी लालच ने उसे वापस उस मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अपने लालच और भौतिक चीजों के प्रति हमारा अंधा लगाव ही वो जाल हो जो हमें अनजान और अनदेखे खतरों की ओर खींच ले जाता है? आत्माओं ने उसे वापस नहीं बुलाया था, उसके अपने लालच ने उसे वापस बुलाया था। ये बहुत ही उकसाने वाला और गहरा विचार है। सोचने वाली बात है सच में। वाकई आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।